गुड मॉर्निंग। आज हम इसमें फिजिक्स में 12th क्लास में धारामापी को पढ़ा रहे हैं। और धारामापी भी कौन सा? चल कुंडल धारामापी। इसको इंग्लिश में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले देखिए धारामापी कहते किसको हैं कि धारामापी वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा का संसूचन किया जाता है, यानी किसी परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, इस बात का पता किससे लगाया जाएगा? धारामापी के द्वारा। तो किसी परिपथ में धारा के संसूचन और मापन के लिए धारामापी का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं चल कुंडल धारामापी। इसमें सबसे पहले इसका सिद्धांत, तो सिद्धांत क्या है धारामापी का? कि धारामापी का सिद्धांत यह है, जैसे आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप को रखा जाता है, पढ़ा था ना? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही लूप या कुंडली को रखा जाता है, लूप या कुंडली कह सकते हैं, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस कुंडली पर एक बड़ा गुण आरोपित करता है, जिसके कारण वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। ये तो था। तो वही क्या है? धारामापी का सिद्धांत है। तो सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही कुंडली पर एक बल युग्म लगाता है और एक बलागुण लगाता है, जिसके द्वारा कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। ठीक है। और इसमें जो धारामापी है, ये चल कुंडल धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें नाम क्यों है? क्योंकि इसमें कुंडली होगी और ये मूव करेगा, इसलिए इसका नाम है चल कुंडल धारामापी। तो ये जो है दो प्रकार के हैं। एक तो है निलंबित कुंडल धारामापी, ये जो चित्र है ये निलंबित कुंडल धारामापी का है। ठीक है। और दूसरा है कीलकित कुंडल धारामापी, उसका चित्र भी बनाया नहीं है, उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तो निलंबित कुंडल धारामापी और कीलकित कुंडल धारामापी, ये दो प्रकार के धारामापी होते हैं। ठीक है। तो चल कुंडल धारामापी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, निलंबित कुंडल धारामापी, कीलकित कुंडल धारामापी। तो निलंबित कुंडल धारामापी को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और कीलकित कुंडल धारामापी को इंग्लिश में कहते हैं पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अंतर इन दोनों में यह है कि ये जो निलंबित कुंडल धारामापी होगा, इसमें क्या होगा? कुंडली दोनों में होगी, परंतु निलंबित कुंडल धारामापी में जो कुंडली होती है, धारावाही कुंडली, वो जो है फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज की एक पत्ती के बीच लटकी रहती है, पतली पत्ती के बीच। जैसे ये है कुंडली, ये इन दो पत्तियों के बीच लटकी हुई है। ठीक है। तो निलंबित कुंडल धारामापी में जो कुंडली होती है वो दो पत्तियों के बीच लटकी रहती है। ये पत्ती किसकी होती बनी हुई? फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज की। उसका भी कारण है कि उसी की क्यों बनी होती है। दूसरा जो ये निलंबित कुंडल धारामापी है, इसमें क्या होगा बनावट में? इसमें जो कुंडली होगी वो कुंडली के जो धुरे होंगे, ये कुंडली इसके ऊपर और नीचे जो धुरे होंगे, ये यहाँ पर दो चूलों पर, दो बिंदुओं पर कीलकित कर दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चूल कीलकित के होंगे, कीले पेंच लगा होगा, ये पे कसे हुए होंगे, और उन दो पेंचों के बीच, पिवोटों के बीच क्या होगा? वो ये कुंडली घूम रही होगी। जबकि निलंबित कुंडल में क्या होगा? ये कुंडली इस फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती के बीच घूमती रहती है। ठीक है। इसमें ये पत्ती के बीच लटकी होगी, इसमें ये क्या होगा? इसमें जो कुंडली होगी वो जो है उस कुंडली के जो धुरे होंगे ऊपर नीचे, वो दो बिंदुओं पर कीलकित किए गए होंगे। ठीक है। ये अंतर है इसमें। और इसमें जो है निलंबित कुंडल धारामापी में लैंप स्केल विधि से पाठ्यांक को पढ़ा जाता है, जबकि इसमें क्या होता है? इसमें जो है वृत्ताकार पैमाने पर पाठ्यांक को पढ़ा जाता है कीलकित कुंडल धारामापी। ये अंतर भी है। जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग इस पहले वाले में किसमें पढ़ी जाएगी? लैंप स्केल मेथड के द्वारा, और दूसरा इसमें वृत्ताकार पैमाने पे वो आपका पाठ्यांक पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो आज हम इसमें देख रहे हैं निलंबित कुंडल धारामापी। तो देखिए निलंबित कुंडल धारामापी, सबसे पहले इसकी बनावट सिद्धांत में आपको बता चुका हूं जो धारामापी का था
कि चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाहिक कुंडली को रखते हैं तो उस पर एक बलागुण लगता है। वो बलागुण के कारण क्या होता है, वो कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। वही जो है इस निलंबित कुंडल धारामापी का सिद्धांत है। बनावट क्या होगी इसमें, इसमें बनावट में क्या है, जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसमें जो है एक कुंडली बनाई जाती है। कुंडली कैसे बनाएगी, एक अचुंबकीय पदार्थ लिया जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ। तो अचुंबकीय पदार्थ की का एक फ्रेम होगा, जैसे एल्युमिनियम है, तो अचुंबकीय पदार्थ जैसे एल्युमिनियम का एक फ्रेम लेते हैं, आयताकार फ्रेम, और उस फ्रेम के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेट दिया जाता है ऐसे, ठीक है। ये तो जैसे ये अंदर वाला यहां पर दिखा रखा है, ये अंदर वाला जो है ये फ्रेम है एल्युमिनियम का फ्रेम, आयताकार फ्रेम होगा, अचुंबकीय पदार्थ है ये, ठीक है। और इस अचुंबकीय जो एल्युमिनियम है, इसके फ्रेम के बाहर से ये क्या बनाया गया है, तांबे के तार की कुंडली, इसके बाहर से तांबे के तार लपेटे होंगे, ठीक है ना। तो तांबे के तार लपेटे होंगे, तांबे के तार लपेटने में क्या होगा, एक सिरा इधर से एक सिरा इधर से बाहर आ जाएगा, तो एक सिरा यहां होगा और एक सिरा तांबे के तार का क्या होगा, इधर, ठीक हो गया ना। अब इसमें इस जो आयताकार कुंडली है, जो एल्युमिनियम के फ्रेम पे लपेट के बनाई गई है, कुंडली किसके तारों से बनी होगी, तांबे के तारों से। तांबे के तारों को एल्युमिनियम के फ्रेम पे लपेट के कुंडली बनाएगी, ठीक है। इस कुंडली के अंदर एक नर्म लोहे की क्रोड रख दी जाती है, ठीक। ये नर्म लोहे की क्रोड जो है इस एल्युमिनियम की कुंडली, एल्युमिनियम के फ्रेम को डायरेक्ट स्पर्श नहीं करेगी, उसके बीच स्थित होगी पर स्पर्श नहीं करेगी इसको, ठीक है, डायरेक्ट स्पर्श नहीं करेगी। अब इसमें क्या होगा, ये जो कुंडली है, इस कुंडली के में जो तार के दो सिरे होते हैं, ये तार के दो सिरे जो हैं, ये यहां पर फॉस्फर ब्रोंज की दो पत्तियों के बीच लटका दिए जाते हैं। ये फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती है, ये भी फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती, तो यहां पर फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती के बीच ये कुंडली लटका दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो फॉस्फर ब्रोंज का तार है ये वाला, इस फॉस्फर ब्रोंज के तार पर यहां पर एक ये एम दिखा रखा है, एम मतलब ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण। ये पाठ्यांक को पढ़ने के लिए, रीडिंग को पढ़ने के लिए, ठीक है। यहां पर जो है फॉस्फर ब्रोंज और कुंडली के बीच एक दर्पण लगा होता है, और इस दर्पण के साथ यहां पर लैम्ब स्केल विधि के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, पाठ्यांकों को पढ़ा जाता है। पाठ्यांक मतलब कुंडली कितने कोण से घूम गई, तो कुंडली कितने कोण से घूमी, कुंडली कितना विक्षेपित हुई, उसको किसमें पढ़ते हम, उसको हम इस दर्पण के द्वारा लैम्ब स्केल विधि से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो ये फॉस्फर ब्रोंज का तार है, इसके ऊपर पे यहां पर ये बना हुआ है, ये क्या है, मरोड़ी सीड्स कहते हैं उसको, मरोड़ी टोपी या सीड्स, एच। तो ये मरोड़ी सीड्स है। इस मरोड़ी सीड्स से क्या करते हैं, इस मरोड़ी सीड्स को अगर हम घुमाएं तो इस तांबे के तार में क्या आएगा, इस फॉस्फर ब्रोंज के तार में क्या आएगा, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती है ये, इस फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ी सीड से जुड़ा होता है। मरोड़ी सीड मतलब एक पेंच होगा, इसको हम घुमा सकते हैं इसे। तो इसको घुमाने से क्या होगा, यहां इस कुंडली यहां पर जो वो होगा, पैमाना लगा होगा, उस पैमाने पे एक सुई होती है, वो सुई अगर जीरो पे स्थित नहीं है तो उसको जीरो पर फिक्स करने के लिए क्या होता है, मरोड़ी सीड से लगा होता है। जीरो पे कब होगा, जब इस परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही, तो वो सुई कहां पर ऊंचा है, जीरो पे, माना नहीं है जीरो पे, तो आप इस मरोड़ी सीड्स को घुमाकर जो है उस सुई को जीरो पर फिक्स कर सकते हैं। अब ये पूरी पत्ती, ये क्या है, ये फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती है। तो इस फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती पर एक T1 पेंच लगा होता है, नीचे एक T2 पेंच लगा होगा, ठीक है। तो ये इसके संबंधक पेंच है। इसमें जो धारा प्रवाहित की जाएगी, ये कुंडली है, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती की भी लटकी हुई है, तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब बन जाएगी धारावाहिक कुंडली। तो इसमें धारा T1 वाले पेंच से आती है, कुंडली में प्रवाहित होती है, और तब कुंडली से निकलते हुए T2 पेंच से बाहर फिर इस परिपथ में से आती है। पूरा नहीं बना हुआ, ये परिपथ यहां से क्लोज होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात और देखिए इसमें, ये जो कुंडली है, ये यहां पर बेलनाकार चुंबकों के बीच, ये यहां पर इसमें ये नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच स्थित होती है। ये नाल चुंबक होगा,
तो नाल चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ये कुछ वृत्ताकार बना दिए जाएंगे और इन नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच क्या होता है, ये जो है कुंडली स्थित होती है। ये चुंबक यहाँ पर जरूर होना चाहिए। कुंडली जो है हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित होनी चाहिए। नाल चुंबक, प्रबल नाल चुंबक के बीच स्थित होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर ये जो नाल चुंबक है या ये इसके नाल चुंबक के जो ध्रुव खंड है, इन ध्रुव खंडों को बनाया जाता है वृत्ताकार। वो इसलिए ताकि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रहे। त्रिज्यीय रहे मतलब जो चुंबकीय पर रेखाएं निकलेंगी वो सब एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। यहां पर जो चुंबकीय पर रेखाएं निकलेंगी ना ऐसे, तो वो सब चुंबकीय पर रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर कटेंगी। और वो बिंदु क्या होगा, वो इस कुंडली का केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। वो इस कुंडली का क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। ये कैसी कुंडली होगी, ये इस प्रकार की कुंडली होगी बीच में, ठीक है ना, ये वाली कुंडली। तो इस कुंडली में ये क्या होंगे, वृत्त बने होंगे ना इस बेलनाकार में, ये बेलनाकार कुंडली होगी यहाँ पे। तो इसमें बेलन बने होंगे, बेलन में क्या होगा, ऊपर और निचले सिरे पर ये वृत्त होते हैं। तो इन वृत्तों के केंद्र से क्या जाएंगी, चुंबकीय पर रेखाएं, जितनी भी चुंबकीय पर रेखाएं जाएंगी ये यहाँ पर जो वृत्त बना होगा, वृत्त बन होंगे, उन वृत्तों के केंद्र से होकर जाएंगे। इसलिए वो चुंबकीय पर रेखाएं क्या कहला रही है, त्रिज्यीय चुंबकीय रेखाएं। तो यहाँ पर त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर बेलनाकार ये नाल चुंबक होता है। नाल चुंबक के ध्रुवों के पीछे कुंडली होती है और चुंबक के जो ये ध्रुव खंड है ये वृत्ताकार होते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पर क्रोड क्यों लगी होती है, ये जो नरम लोहे की क्रोड होगी यहाँ अंदर इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर नरम लोहे की क्रोड होगी। नरम लोहे की क्रोड एक तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्रित करती है एक ही बिंदु पर। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी सभी चुंबकीय बल रेखाओं को किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का काम ये क्रोड करती है। दूसरा जो है ये क्रोड यहाँ पे क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने का काम भी करती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करने का काम करती है। ठीक हो गया, ये इसकी बनावट हो गई। अब कार्यविधि में क्या होगा कि जब हम यहाँ पर ये धारा प्रवाहित करते हैं T1 से T2 सिरे की ओर, तो धारा जब इस कुंडली में प्रवाहित होती है तो ये जो कुंडली है इस कुंडली का तल यहां चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहता है, ये जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है। ध्यान से सुनिए, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, त्रिज्यीय। ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के तल के समांतर रहता है। ऐसा होने पे क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र एवं इस कुंडली के अभिलंब के बीच का कोण कितना बन जाता है, 90 अंश होता है। कुंडली का अभिलंब मतलब इस कुंडली पे जो लंबवत रेखा होगी इस पे जैसे ये कुंडली कैसे का मैंने बेलनाकार का, ठीक है, बेलनाकार में वृत्त बने होंगे, इन वृत्त पे अभिलंब रेखा ये होगी ये। तो ये जो अभिलंब रेखा होगी, ये अभिलंब रेखा क्या होती है, यहां चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, थीटा बराबर 90 अंश। देखिए क्या है, कुंडली का तल, दो बातें इसमें, कुंडली का तल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। और जो तल पे अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, और इस तल का जो अभिलंब होगा, तल का अभिलंब मतलब इस पे लंबवत रेखा, तो तल का जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 अंश कोण। तो तल का अभिलंब, कुंडली के तल का अभिलंब, कुंडली के तल का अभिलंब ये क्या बनाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ऐसा होने पे जो यहां पर बलाघुंड होगा, अब देखिए धारावाहिक कुंडली बन के धारा बह रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो गई, तो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र धारावाहिक कुंडली को घुमाने लगेगा। घुमाने पर इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय बलाघुंड। तो अब देखिए इसमें कैलकुलेशन क्या क्या आएगा इसमें, कि इसमें जो बलाघुंड आएगा उसको कहते हैं विक्षेपक बलाघुंड। कुंडली के घूमने पर उत्पन्न विक्षेपक बलाघुंड वो कितना होगा, उसका सूत्र टाउ बराबर NIAB sin
थीटा, कल कराया था फॉर्मूला आपको, NIAB साइन थीटा। तो ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर n क्या है, n है इस कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। अगर तांबे के तार के 1000 फेरे तो n का मान 1000 हो जाएगा। I है इसमें बहने वाली धारा कुंडली में, A क्या है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल, B क्या है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा है चुंबकीय क्षेत्र और तल के अभिलंब के बीच का कोण, तल के बीच का नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र और तल के अभिलंब के बीच का कोण, वो क्या है 90। तो ये क्या हो जाएगा, NIAB साइन 90, और ये आ जाएगा टाउ बराबर NIAB। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ये विक्षेपक वाला बना गया, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये कुंडली घूमती है तो कुंडली घूमेगी तो ये तार, ये जो पत्ती है फॉस्फोब्रॉन्ज की पत्ती है तो घूमेगी, घूमने से इस पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होती है, ठीक है। माना ये है कुंडली, ये ऐसे घूम गई तो इससे जुड़ा हुआ जो पत्ती है, ये पत्ती भी घूमेगी। तो ये कुंडली जितने कोण से घूम जाएगी उस कोण को हम ज्ञात करते हैं। उस कोण का मान यहां पर दर्पण पर लगा हुआ जो लैंप स्केल मेथड है, संकेतांक है, उससे पता चल जाता है कितने कोण से घूम गई। तो यहां पर माना ये कितने कोण से घूमी कुंडली, माना वो जो कोण है उसको हम ऐंठन कहते हैं, ऐंठन कोण, वो जो है कुंडली घूमी यहां पर कितने कोण से, सपोज अल्फा कोण से, माना इसको मैंने अल्फा कह दिया, ठीक है ना। ये अल्फा कह दिया, तो इससे क्या, या ऐसा कर दो हम, अगर इसको, ठीक है, इसको अल्फा मान लो, कोई बात नहीं, ऐंठन कोण क्या आपका अल्फा। तो बताइए यदि कुंडली अल्फा कोण से घूम गई तो ये तार भी, ये पत्ती भी कितने कोण से घूमेगी, अल्फा कोण से। तो अल्फा कोण से घूमी है, तो यहां पर यदि ऐंठन कोण अल्फा हो और इस पत्ती का, जो ये पत्ती है, इस पत्ती का मरोड़ी दृढ़ता गुणांक कैपिटल CO, यहां पर एक गुणांक आता है मरोड़ी दृढ़ता गुणांक, ये क्या है कैपिटल C। तो ये जो है इस C का मान होता है पाई ईटा R की पावर 4, पाई ईटा R की पावर 4 अपॉन 2L। ये जो है इसका मान है, किसका, इस फॉस्फोब्रॉन्ज की पत्ती का मरोड़ी दृढ़ता गुणांक। प्रत्येक पत्ती का, प्रत्येक पदार्थ का अपना मरोड़ी दृढ़ता गुणांक होता है, इस फॉस्फोब्रॉन्ज का भी होगा, ठीक है। इसका मान लिए सूत्र आपका R क्या है, इसकी पत्ती की त्रिज्या हो गई, यहां पर जो है ईटा इसका दृढ़ता गुणांक हो गया, L इसकी लंबाई हो गई। तो इससे हम जो है मरोड़ी दृढ़ता C निकाल सकते हैं। अब इनका रूल क्या है भाई, इन दोनों का रूल क्या है, तो ये तो हो गया ऐंठन कोण, ये हो गया मरोड़ी दृढ़ता, इन दोनों का गुणनफल देता है हमको प्रत्यानयन बलागुण। प्रत्यानयन बलागुण मतलब इस कुंडली को अल्फा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। अरे कुंडली को घुमाएगी ना, कौन घुमा रहा है, धारा। तो धारा द्वारा कुंडली को अल्फा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, वो क्या कहलाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण निकालते हैं हम यहां पे, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का, एक तो ये निकल गया समीकरण नंबर 1, दूसरा क्या निकलेगा, प्रत्यानयन बलाघूर्ण। ये किससे निकलेगा, ये निकलेगा आपका मरोड़ी दृढ़ता गुणांक C इंटू ऐंठन कोण या ऐंठन, ये कितने कोण से गुणा, ठीक है, इन दोनों का गुणा CL, ठीक हो गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, है इसी का जो मान है, खाली मैंने नॉलेज के लिए लिखा रखा है, ठीक है। आपने कहां पढ़ा था मरोड़ी, ये दृढ़ता गुणांक कहां पढ़े थे आपने, प्रत्यास्था में पढ़े थे, ठीक है ना। वहां पे ईटा आया था, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ईटा आया था दृढ़ता गुणांक, उसी से C निकल गया, C के फॉर्मूला में ईटा। अब साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में मतलब जब ये कुंडली का तल, ये क्या हो जाएगा, जब ये कुंडली घूमते घूमते क्या हो जाएगी,
जब इसके अविलंब की दिशा इसके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। देखिए इसमें जब ये कुंडली क्या हो जाएगी, घूमते घूमते इस प्रकार से बिहेव करे कि कुंडली का जो अविलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए यहाँ पे, तो वो साम्यावस्था हो जाएगी। तो होता क्या है, जब ये कुंडली घूमती है तो घुमा कौन रहा है यहाँ पे, ये चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली को तब तक घुमाता है जब तक कि वहां पर टाउ का मान 0 ना हो जाए, जब तक बलागुण 0 ना हो जाए, ठीक है, तब तक इसको घुमाएगा। और जैसे 0 हो जाएगा वो कुंडली की क्या कहलाएगी, साम्यावस्था कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पर साम्यावस्था में कि कुंडली की साम्यावस्था में होता क्या है, जो विक्षेपक बलागुण था, विक्षेपक बलागुण वो किसके बराबर हो जाता है, विक्षेपक बलागुण इस प्रत्यानयन बलागुण के बराबर हो जाता है, प्रत्यानयन बलागुण के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाते हैं। विक्षेपक बलागुण समीकरण नंबर 1 में निकाला है, प्रत्यानयन बलागुण समीकरण नंबर 2 में निकाला हुआ है। मान रखिए विक्षेपक बलागुण का मान क्या है, NiAB। अब प्रत्यानयन बलागुण का मान क्या है, C इंटू एल्फा, ठीक हो गया। अब जो है यहां से I का मान निकालिए, तो I बराबर C एल्फा अपॉन NaB, ये आ गया, ठीक है। इसमें इस एल्फा को हम यहां पर रख सकते हैं इंटू करके, ठीक है। तो ये जो राशि है C अपॉन NaB, ये एक नियतांक है, ये क्या है, ये नियतांक है। इसको आप चाहे तो K कह दीजिए, चाहे आप इसको स्मॉल c कह सकते हैं। इसका नाम है धारा सुग्राहिता। इसका नाम क्या है, सॉरी ये वाला नियतांक यहां पर ये आ गया C अपॉन NaB, इसको K कह दीजिए, स्मॉल c कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, इसको यहां पे नाम दे दीजिए। अब यहां पर देखो है, अरे यहां पे समीकरण नंबर 3 आ गया आपका ये। इसके बाद यहां पर 2 टॉपिक आएंगे, एक तो आएगा धारा सुग्राहिता और एक आएगा आपका क्या, वोल्टेज सुग्राहिता। तो मैं उन्हीं को निकालने जा रहा हूं, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता। इसमें जो है ये वाला C अपॉन NaB, मैंने इसको एक नियतांक नाम दिया था ताकि आप कैपिटल C कैपिटल K रख दो इसको मान, ठीक है, या इसको क्या कह दो, स्मॉल c कह दो। तो NaB, C अपॉन NaB, इसको कहते हैं धारा परिवर्तन गुणांक, धारा परिवर्तन गुणांक, ठीक हो गया। इसका नाम क्या, धारा परिवर्तन गुणांक। इस समीकरण नंबर 3 से आप 2 चीजें निकालेंगे, क्या, एक तो धारा सुग्राहिता, एग्जाम में काफी आता है, ये पूरा आता है एग्जाम में, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं, हैं? जैसे यहां देखो, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बहने पे मैंने कितना माना, इसमें कितना कोण घूम गई ये कुंडली, I एम्पियर का कोण, I एम्पियर की धारा बहने पे ये कितना कोण घूमी, अल्फा कोण घूमी। तो 1 एम्पियर की धारा बहने पे कितना कोण घूमेगी, अल्फा अपॉन I। तो वो जो है आपका, जो ये अल्फा अपॉन I आ गया, या अल्फा अपॉन ये क्या है, अल्फा मतलब जो ऐठन है, जितने कोण से कुंडली घूमी, I मतलब धारा, ठीक है। तो ये क्या निकला आपका कि कुंडली में एकांक धारा बहने पर, ठीक है, जो ये अल्फा अपॉन I आया, इसी को कहते हैं हम क्या, धारा सुग्राहिता, ठीक है। ये क्या, I एम्पियर धारा बहने पे कितना कोण घूमी कुंडली, यानी ये क्या कहलाता है, कुंडली का
ऐठन या इस फॉस्फोब्रोंज पत्ती की ऐठन। तो I एम्पियर के लिए पत्ती में ऐठन है अल्फा। तो कुंडली में एकांक धारा बहने पर उत्पन्न ऐठन को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम क्या? धारा सुग्राहिता। या जितना कोण घूमेंगे तो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर उस कुंडली में उत्पन्न ऐठन को या कोण को ही हम धारा सुग्राहिता कहते हैं कि वो कुंडली एकांक धारा बहने पर कितने कोण घूम रही है। जब भी धारा बहेगी घूमेगी तो एकांक धारा बहने में कितना कोण घूम गई, वही कोण क्या कहलाएगा इसका? वही ऐठन कहलाएगा इसका धारा सुग्राहिता। यानी हमने धारा सुग्राहिता के लिए अल्फा अपॉन आई का मान निकालना है। तो निकालिए अल्फा अपॉन आई का मान, इस सूत्र से निकालिए। आई को यहां ले आइए, या देखो इससे निकलेगा आई को यहां ले आइए और इसको यहां लाइए। तो जब ये यहां आएगा तो ये अंश में आएगा, नहीं कहा जाएगा हर में। तो धारा सुग्राहिता इसको जैसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसको प्रकट करते हैं एस सी से, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ये बराबर होता है अल्फा अपॉन आई, ये सूत्र है इसका। तो एस सी बराबर अल्फा अपॉन आई का मान इस समीकरण नंबर 3 से क्या आ रहा है? आई यहां लिया और इस कांस्टेंट को यहां लाओ, एन ए बी अपॉन कैपिटल सी। ठीक हो गया। और इसी से आप निकालेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। ये धारा सुग्राहिता का सूत्र है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। कई बार अल्फा आई दिया हो तो एस सी निकालो, या एन ए बी सी दिया हो तो एस सी निकालो। ठीक है ना। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता इसको प्रकट करते हैं। धारा सुग्राहिता को कहेंगे करंट सेंसिटिविटी। सुग्राहिता का मतलब जो कम से कम धारा बहने पर भी यहां पर अगर आप कोण पढ़ पा रहे हैं तो वो अमीटर क्या होगा, वो धारामापी क्या होगा, उतना अधिक सुग्राह्य होगा। और अगर धारा बह रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा धारा बहने पर ये कितने कोण घूम गई सुई, अगर आपको इस बात का पता ही नहीं चल रहा तो वो धारामापी क्या होगा, कम सुग्राह्य होगा। अधिक सुग्राह्य धारामापी कौन होगा? जिसमें कम से कम धारा बहने पर भी आपको पता चल जाए धारा बह रही है, वही तो होगा अधिक सुग्राह्य। अब वो कैसे पता चलेगा? यहां पर जो विक्षेपक सुई होगी उसके घूमने से। तो कम से कम धारा बहने पर भी अगर सुई में पर्याप्त विक्षेप आ रहा है तो मतलब वो ज्यादा सुग्राह्य है। ठीक है। तो धारा सुग्राह्यता का सूत्र क्या हो गया? NAB अपॉन C। ठीक। वोल्टेज सुग्राह्यता को दर्शाते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को दर्शाते हैं S V से, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसको प्रकट करेंगे SV से। सॉरी, यहां देखो है इस साइड अल्फा अपॉन आई क्या था? धारा सुग्राह्यता। तो अल्फा अपॉन V करो, अल्फा अपॉन V। परिभाषा क्या है वोल्टेज सुग्राह्यता की? जैसे इस कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर कितना माना? V। ये विभवांतर कब उत्पन्न हुआ? जब धारा आई बही। आई धारा बहने में कितना ऐठन उत्पन्न हुई? अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि V वोल्टेज या V वोल्ट का विभवांतर होने पे ऐठन कितनी उत्पन्न हुई? अल्फा। तो 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होने पे ऐठन कितनी उत्पन्न होगी? अल्फा अपॉन V। तो कुंडली के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होने पे जो ऐठन उत्पन्न होती है उस ऐठन को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा अल्फा अपॉन V। अल्फा मतलब ऐठन, V माने ये विभवांतर हो गया। तो ऐठन अपॉन विभवांतर ये आएगा आपका वोल्टेज सुग्राह्यता। अब आप कुछ नहीं है, ये अल्फा अपॉन V के स्थान पे क्या रखते हो आप? I इंटू R। ये V स्क्वायर टू IR का यूज आप यहां पर करेंगे। ठीक है, यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा SV बराबर अल्फा अपॉन I। ये क्या था भाई? अल्फा अपॉन I। ये था आपका SC और SC अपॉन R। अल्फा अपॉन I, अल्फा अपॉन I को क्या लिख दिया? SC। तो अल्फा अपॉन I, यहां से अल्फा अपॉन I को SC लिखा, इसको अपॉन ये वाला आ रहा है। ठीक है। अब SC का फॉर्मूला लिख दो, NAB अपॉन C और इंटू R। ठीक हो गया। ये वोल्टेज सुग्राह्यता का सूत्र है। न्यूमेरिकल आ सकते हैं इनमें किसी कंडीशन में।
एक सवाल आता है कि धारा सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो धारा सुग्राह्यता को यानी इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए देखिए, इसका मान तब बढ़ेगा जब n बढ़ेगा। n मतलब फेरों की संख्या। तो यदि हम कुंडली में फेरों की संख्या पर्याप्त बढ़ा दे तो n का मान बढ़ जाएगा, SC बढ़ जाएगा। परंतु ऐसा करने पे क्या होगा, n बढ़ने पर उससे क्या होगा, यहां पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, उससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और प्रतिरोध का मान बढ़ने पे धारा का मान क्या होता है, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको बढ़ाना ज्यादा उपयोगी नहीं है। n का मान बढ़ाने में भले ही बढ़ जाएगा, परंतु तो ऐसा करने पे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। और प्रतिरोध बढ़ जाने पे भी क्या होगा, अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो वोल्टेज सुग्राह्यता घट जाएगी। यहां पे लग रहा है ना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मैंने कहा n बढ़ेगा, r बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा ना ये। तो उससे क्या होगा, वोल्टेज सुग्राह्यता का मान घट जाएगा। तो इसको बढ़ाना ज्यादा उपयोगी नहीं है, ज्यादा लाभकारी नहीं है। ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कुंडली के तल का क्षेत्रफल बढ़ा दो। तो कुंडली के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने पर हम धारा सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। परंतु ऐसा करने पे क्या होगा कि अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो ये ज्यादा स्थान घेरेगा, ज्यादा स्थान घेरेगा तो ये ध्रुवों के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, तब बढ़ जाएगी। ठीक है। ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ने पे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान कम हो जाएगा। अगर इन ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ जाए ना तो यहां बीच में चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी कब बढ़ेगी, तब इसका दायरा, इस कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है। तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पर ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यानी आपने A बढ़ाने की कोशिश की और B घट गया तो फायदा क्या हुआ, B को तो ज्यादा होना चाहिए ना, जब ये भी ज्यादा होना चाहिए था। तो अर्थात कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी कोई बहुत फायदा नहीं होता। ये व्यावहारिक भी नहीं। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पे एक तो स्थान ज्यादा घेरेगा, ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे B का मान कम आएगा। और कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पे ज्यादा स्थान घेरेगा मतलब बड़ी बन जाएगी कुंडली, कुंडली बड़ी बन जाएगी, वो खर्चीला भी ज्यादा होगा। ठीक है। ये भी बढ़ाना ज्यादा व्यवहारिक नहीं है। तो B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर धारा सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं B का मान बढ़ा के। B के मान को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर इस जो ये कुंडली बनी थी, एल्यूमिनियम के बाहर तांबे के तारों को लपेट कर जो कुंडली बनाई गई थी, इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर एक नर्म लोहे की क्रोड रखी आती है। ऐसा करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। ठीक है। और एक चीज और भी यहाँ पे B के मान को बढ़ाने पे के लिए क्या करते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर त्रिज्यीय रखते हैं। त्रिज्यीय मतलब सभी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ केंद्र से होकर गुजरेंगे। ऐसा करने पर भी यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके और नर्म लोहे की क्रोड का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ाया जा सकता है। इससे जो SC बढ़ जाएगा। यानी SC को बढ़ाने के लिए आपको B को बढ़ाना पड़ेगा, एक C को घटाना पड़ेगा। C को क्या करना पड़ेगा, C को घटाना पड़ेगा। तो C को घटाने के लिए क्या करेंगे, C मतलब क्या है, मरोड़ी दृढ़ता गुणांक। तो C का मान जिस पदार्थ के लिए कम होता है उस पदार्थ की पत्ती लेंगे। तो C का मान जो है फॉस्फोब्रॉन्ज और क्वार्ज के लिए कम होता है। इसलिए यहां पर कुंडली को लटकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉस्फोब्रॉन्ज की पत्ती का या क्वार्ज का। ठीक हो गया। तो क्वार्ज या फॉस्फोब्रॉन्ज की पत्ती यहां पर इस धारामापी में इसलिए लेते हैं क्योंकि इनके लिए मरोड़ी दृढ़ता गुणांक कैपिटल C का मान कम होता है। और कम मान होने पर क्या होता है, धारा सुग्राह्यता बढ़ जाती है। ठीक है। धारा सुग्राह्यता बढ़ने का मतलब है कि कितनी भी कम धारा बहे, बहुत कम धारा बहने पर भी आपको यहां पर पता चल जाएगा कि ये कुंडली घूम गई, यानी विक्षेप का मालूम हो जाएगा कि सुई का विक्षेप कितना है। ठीक है। आप उस विक्षेप को पढ़ पाएंगे। और अगर धारा बह रही है, विक्षेप ही आपको नहीं दिख रहा है, तो वो धारामापी क्या है, बेकार है आपके लिए, जब से पता नहीं चल रहा कि धारा बह रही है या नहीं बह रही है। तो आपने यहां पर आज जो है क्या पढ़ लिया, निलंबन कुंडल धारामापी। दूसरा धारामापी क्या, कीलकित कुंडल धारामापी। कीलकित कुंडल धारामापी में क्या होगा, जो ये धारामापी होगा यहाँ पे, वो इन पत्तियों के बीच नहीं लटका होगा। वो क्या होगा, वो जो है वो यहां पर
इसमें क्या होता है, हाँ यहाँ पर एक स्प्रिंग भी था है, निलंबन कुंडल धारमापी में एक स्प्रिंग था, यहाँ पे स्प्रिंग में भी ऐंठन उत्पन्न होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये कुंडली कीलकित कुंडल धारमापी एक कुंडली, यहाँ पर क्या होगा, ये स्प्रिंग लगे होंगे ऐसे, और यहाँ पर ये जो T1 था वो वाला पेंच इधर होगा, T2 वाला पेंच इधर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको कीलकित कर दिया जाएगा, पेंच लगा होता है यहाँ पे, यस, ये यहीं पे कस दिया जाएगा बस, ठीक है, वो रहता है। परंतु कीलकित कुंडल धारामापी जो है क्या है, वो कम सुगराई है, उसकी सुगरायता निलंबन कुंडल धारामापी से कम है, परंतु सुविधाजनक ज्यादा है, ठीक है। तो कीलकित कुंडल धारामापी निलंबन कुंडल धारामापी से अधिक सुविधाजनक परंतु कम सुगराई है, ठीक है। थैंक यू।